नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। आज का सेशन सीटेट यूपीटेट मैथ की पहली क्लास है नंबर सिस्टम पे। तो आज का सेशन स्टार्ट करने के पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सीटेट और यूपीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर सीटेट यूपीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेज स्टार्ट कर दी गई हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। संख्याओं के प्रकार। पहली, प्राकृतिक संख्याएं। वह वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन संख्याओं को गणन संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 आदि प्राकृतिक संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 आदि पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्णांक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित करने पर जो पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 आदि पूर्णांक संख्याएं हैं। सम संख्याएं। वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं, जैसे 2, 4, 6 आदि सम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं। वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं, 1, 3, 5, 11, 17, 29 आदि विषम संख्याएं कहलाती हैं। आभास संख्याएं। वह संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो उन्हें आभास संख्याएं कहते हैं, जैसे 2, 3, 7, 11, 13, 17 आदि आभास संख्याएं हैं। एक विशेष संख्या है जो ना तो आभास संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। आगे बढ़ते हैं। भाज्य संख्याएं। वह संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं, जैसे 4, 6, 8, 9, 10 आदि भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं। वह संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हों लेकिन Q कभी शून्य न हो, जैसे 4/4, 3/4, 0 आदि परिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। वह संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में न लिखा जा सके वह अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हों लेकिन Q कभी शून्य न हो, जैसे √7, √5, 2 + √2 पाई। पाई वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, हमेशा पेपर में पूछा जाता है पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्याएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्तविक संख्याएं। वह संख्याएं जो या तो परिमेय हों अथवा अपरिमेय वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वह संख्याएं जो या तो परिमेय हों अथवा अपरिमेय हों वह वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 8, 6, 2 + √3, 3:5 ये वास्तविक संख्याएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सह-आभास संख्याएं। वह संख्याएं के जोड़े जिनके गुणनखंड में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो उन्हें हम सह-आभास संख्याएं कहते हैं, जैसे 16, 21 में एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए यह सह-आभास संख्याएं हैं। युग्म आभास संख्याएं। ऐसी आभास संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो युग्म आभास संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 11, 13 यह युग्म आभास संख्याएं हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भिन्नों के प्रकार। भिन्नों के प्रकार। उचित भिन्न।
अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। तो आइए देखते हैं, इसे इंग्लिश में प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं। उचित भिन्न, यदि भिन्न का अंश हर से कम हो तो भिन्न को उचित भिन्न कहते हैं। जिस भिन्न का अंश हर से कम होता है उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। जैसे 2/3, 5/6, 10/11। तो अंश किसे कहते हैं? अंश, हर। तो अंश हर से छोटा है, इसमें भी अंश हर से छोटा है, इसलिए यह उचित भिन्न है। आगे अनुचित भिन्न, यदि भिन्न का अंश हर से बड़ा हो तो वह भिन्न को अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे 3/2, 6/5, 8/7। इसमें अंश बड़ा है हर से, इसलिए यह अनुचित भिन्न है। इसमें भी अंश बड़ा है हर से, इसलिए यह अनुचित मिश्र भिन्न हो जाएगा। चलिए अब मिश्र भिन्न देखते हैं। यदि भिन्न एक पूर्णांक है अथवा भिन्न से मिलकर बनी हो तो भिन्न को मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे 2 सही 1/2, 3 सही 3/4 आदि को हम मिश्र भिन्न कहते हैं। आगे देखते हैं मिश्रित भिन्न, यदि अंश या हर या दोनों भिन्न हो, यदि अंश या हर या दोनों भिन्न हो तो भिन्न को मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे 2/3/4, 2/5/6/7। दशमलव भिन्न, वह भिन्न जिनके हर 10 या 10⁻2 या 10⁻3 इत्यादि हों तो दशमलव भिन्न कहलाते हैं। जैसे 7/10, 11/100, 12/1000 आदि। वितत भिन्न, सामान्य तौर पर किसी भिन्न के हर या कभी कभी अंश में किसी संख्या के जोड़ने या घटाने से बनने वाले भिन्न को वितत भिन्न कहते हैं। जैसे 2/2 - 2/2 + 3/4, इसको हम वितत भिन्न बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भिन्नों की तुलना, यदि दी गई भिन्नों के हर समान हो तो सबसे बड़े अंश वाली संख्या बड़ी होगी। यदि किसी भिन्न में का हर समान हो तो सबसे बड़े अंश वाली संख्या को बड़ी संख्या कहते हैं। जैसे 4/7, 2/7, 8/7, 9/7। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? जिसका अंश बड़ा होगा। तो 9, फिर 8/7, फिर 4/7, फिर 2/7। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि दी गई भिन्नों के अंश समान हो तो सबसे छोटे हर वाली संख्या बड़ी होगी। अब जब अभी तक हमने देखा कि जिसका हर समान हो, अब देखते हैं जिसका अंश समान हो तो कौन सी संख्या बड़ी होगी। तो 7 देखते हैं, 7/4, 7/2, 7/8, 7/9। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? बताइए। सबसे छोटा हर जिसका होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी, ए। उसके बाद ए वाली संख्या, फिर 7/8, फिर 7/9। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि दी गई भिन्नों में उनके अंशों तथा हरों का अंतर समान हो तो सबसे छोटे अंश वाली संख्या सबसे बड़ी होगी, जबकि अंश हर से भी बड़ा हो। यदि किसी भिन्न में उनके अंशों हरों का अंतर समान हो तो सबसे छोटे अंश वाली संख्या सबसे बड़ी होगी, जबकि अंश हर से बड़ा हो। जैसे 5/2, 7/4, 11/8, 8/5। सबका अंतर 3 है, 3, सबका अंतर 3 है। तो अब देखते हैं फिर, तो अब क्या हो जाएगा? सबसे पहले 5/2 हो जाएगी, क्योंकि सबसे छोटी अंश वाली संख्या जो होगी वही सबसे बड़ी होगी। अब इसके बाद 7/4 हो जाएगा, फिर 11/8 हो जाएगा, फिर 8/5 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि दी गई भिन्नों में उनके अंशों हरों का अंतर समान हो तो सबसे बड़े अंश वाली संख्या सबसे बड़ी होगी, जबकि अंश हर से छोटा हो। यदि किसी भिन्न में उनके अंश और हर का अंतर समान हो तो सबसे बड़े अंश वाली संख्या
सबसे बड़ी होगी, जबकि सबसे अंश हर से छोटा हो। चलिए देखते हैं। 2/5, 4/7, 8/11, 5/8। तो क्या हो जाएगा इसमें सबसे बड़ा अंश इसका है, 8/11 हो जाएगा। उसके बाद 5/8, फिर 4/7, फिर 2/5। ठीक, यहाँ तक समझ लिए सब लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तिर्यक विधि। विभाज्यता की जांच, डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं भाई। सबसे पहले 2 का देखते हैं। कोई भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी जब उसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो संख्या 2 से विभाज्य होगी। कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी जब उसके संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाज्य होगा। जैसे देखते हैं 2, 4, 3, 4, 3, 7, 7, 2, 9। तीनों का अंक अगर 3 से विभाज्य है तो संख्या 3 से विभाज्य होगी। ठीक, अब 4 का देखते हैं। कोई भी संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी जब उसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो तो अंतिम दोनों अंक 0 हो। तो 4 का क्या रूल है? 4 से विभाज्य होगी जो संख्या जब उसके अंतिम के 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होगी तो अंतिम अंतिम दोनों अंक 0 हो। जैसे देखते हैं 428, तो अंतिम 2 संख्या 4 से विभाज्य हो रही है तो यह संख्या 4 से विभाज्य होगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 का देखते हैं। कोई भी संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी जब उसका इकाई का अंक 0 अथवा 5 होगा। जैसे 1, 2, 5, तो यह इकाई का अंक 5 है तो यह संख्या 5 से विभाज्य होगी। 1, 2, 0, इकाई का अंक 0 है इसलिए यह संख्या 5 से विभाज्य होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कोई भी संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी जब वह संख्या सम संख्या होगी और उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा। ठीक, 7 का देखते हैं। कोई भी संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। इसके 2 नियम हैं। पहले, यदि किसी संख्या में लगातार 3 बार 2 समान अंक का उदाहरण हो, जैसे 6, 2, 6, 2, 6, 2 या 3, 8, 3, 8, 3, 8, लगातार 3 या 2 संख्याएं ऐसे बार बार आई हों तो वह 7 से विभाज्य होंगी। अथवा यदि संख्या इकाई के अंक का दोगुना करके संख्या के इकाई के इकाई के अंक को घटाकर प्राप्त हुई संख्या से घटाने पर 7 गुणज मिलता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे 3, 4, 8 7 से विभाज्य है तो इसके लिए सबसे पहले स्टेप 1 में क्या होगा? अंतिम अंक हटा दीजिए जो कि 8 है, तो 8 को हटा दिया हमने। अब संख्या क्या बचेगी? 34 बच जाएगी। अब 8 को डबल करने पर तो 8 का डबल 16 हो जाएगा मिलता है। और जब 34 में से 16 घटाइए तो 34 माइनस 16 तो कितना हो जाएगा? 8, बताइए, 18, तो 18 हो जाएगा। तो 18 7 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 348 संख्या 7 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक, समझ गए? तो अंतिम संख्या को हटा लीजिए, उसका दोगुना कर दीजिए, दोगुना जो आए, जो बची हुई संख्या हो उसके घटा दीजिए। घटाने के बाद अगर वह संख्या 7 से विभाज्य होगी तो वह 7 से विभाज्य है, नहीं तो 7 से विभाज्य नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब किसी संख्या का 6 बार या 12 बार या 18 बार पुनरावृत्ति हुआ हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। इसको भी नोट कर लीजिएगा। जब किसी संख्या का 6 बार, 12 बार, 18 बार पुनरावृत्ति हुई हो तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। जब किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 0 हों अथवा अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसको भी नोट कर लीजिएगा। जब किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 0 हों अथवा अंतिम तीनों अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी।
कोई भी संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त होगा। ठीक, आगे देखते हैं। कोई भी संख्या 10 से पूर्णतः विभाज्य होगी यदि उसका इकाई का अंक 0 होगा। किसी का इकाई का अंक 0 होगा तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योग तथा सम स्थानों के योग का अंतर 0 अथवा 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। 11 का विभाजक रूल क्या है? यदि किसी संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों तथा अंकों के योग तथा समों स्थानों के योग का अंतर 0 अथवा 11 का गुणज तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या की पुनरावृत्ति सम में हुई हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे बताइए, जैसे 5 5 5 1 2 3 4, तो इसकी संख्या 4 सम में आई हुई है ना, तो यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। यदि कोई संख्या 3 और 4 से विभाज्य है तो वह 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 25 से विभाज्य है तो यह अंतिम दोनों अंक शून्य हैं तो वह संख्या 25 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कल मैथ की दूसरी क्लास नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। हम 30 क्वेश्चंस देखेंगे नंबर सिस्टम से, उसके बाद फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो हमने यूपी टेट और सी टेट के लिए क्लासेज प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज स्टार्ट कर दी है। अगर आप यूपी टेट और सी टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल पर प्रॉपर तरीके से अब क्लासेस चलाई जाएंगी। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ।